हेलो गुड्डी गुड़िया, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे मैटर किस चीज से बना है, इसके कौन कौन से स्टेट होते हैं। और हाँ, टेंशन तो लेना ही मत, बिकॉज अब आपके भैया आपके साथ हैं। तुम्हारा चाहे एग्जाम हो, टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, पूरे नंबर आने वाले हैं सिर्फ इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आएगा आपको इस लेक्चर से बाहर नहीं मिलेगा, और सारा का सारा कंसेप्ट एकदम हलवे की तरह मैं तुमको खिलाने आया हूं। आपका जोश कैसा है, उस जोश को और बरकरार करने के लिए मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, दिल खोल के सुनना। देखिए, खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मुझे खुद को ही हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, अरे मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है, मेरे अंदर जमाना है। कैसा लगा? आपका जोश हाई है ना? इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। आपके भैया आपके साथ है ना? तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है मैटर। मतलब मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, मतलब आयतन स्थान घेरेगी तो आयतन एक एरिया कवर करेगी ना। तो कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, वही मैटर, वही पदार्थ कहलाती है। दुनिया में आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, अभी आपके सामने फ़ोन है ना, फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, वह क्या है? एक पदार्थ है। आप पेन है लिए होंगे, पेन से लिख रहे होंगे, कॉपी है आपके पास, कॉपी किताब, ये सभी क्या है? मैटर है। अब आपके सामने दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, ये सभी क्या है? एक पदार्थ है। पेड़ दिख रहा है, पेड़ क्या है? एक पदार्थ है ना? आपके सामने बड़ा सभी मोबाइल फ़ोन है, वो दिख रहा है, एकदम क्या है? पदार्थ है। अब भैया यहाँ पे वो मैटर ना समझना, लल्लू लाल वाला, हाँ भैया यहाँ पे आ जाओ, मैटर हो गया है, मार हो गई है, यहाँ पे मार करनी है, आ जाओ, वो वाला लल्लू लाल वाला मैटर नहीं है। हाँ, वहाँ पे वो वाला मैटर नहीं। यहाँ पे हम थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। तो मतलब ये है कि आप मान लो एक पेन ले लीजिए, पेन क्या है? मैटर, पदार्थ। किताब एक मैटर है, पदार्थ। आपके सामने फ़ोन है, मैटर, एक पदार्थ। ठीक है। तो दुनिया में आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, हाँ, और कुछ ना कुछ स्थान घेर रही हैं, तो वही है पदार्थ, उसे कहते हैं मैटर। कुर्सी भी ले लीजिए, पदार्थ है, ये भी एक मैटर है, कुर्सी मैटर है। समझ में आया कि नहीं मैटर के बारे में? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अभी एक और बताऊँ एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको पसंद है मोमोज खाना, या किसी किसी को चाउमीन खाना पसंद है, ये सभी क्या है? मैटर ही है यार, पदार्थ ही है। चाउमीन, मोमोज, मैटर, सब पदार्थ है ना। दुनिया में जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे क्या समझते हैं, पदार्थ कणों से बना है। देखिए अब जो पदार्थ है वह किससे बना है, समझते हैं। पदार्थ किससे बना है यार? कभी सोचे हैं कि अगर ये पदार्थ है तो ये बना किससे है ना? तो सिंपल सा है, पदार्थ कणों से बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कण को हम पार्टिकल्स बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। पदार्थ जो होता है बहुत ही सूक्ष्म कण से बना है, ठीक है। और उन्हीं इन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु और अणु। जो पदार्थ बना है ना, वह सूक्ष्म कणों से बना है। वो कण क्या होते हैं? पहला परमाणु है और दूसरा अणु है। अगर पदार्थ आप बना रहे हैं, पदार्थ देख रहे हैं, आपके सामने पदार्थ है, तो वह किससे मिलकर बनेगा? पहली चीज परमाणु एंड दूसरी चीज अणु, ये दोनों चीज से मिलकर बनेगा। अब यार समझ लेते हैं परमाणु है क्या, एटम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एटम क्या है। देखिए पदार्थ का सबसे छोटा कण, क्या सबसे छोटा कण, जो स्वयं अस्तित्व में रहता है, मतलब जो बेचारा अकेला एकदम सिंपल सा साधारण सा पड़ा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, अपना है, जो मन में आए करेगा करेगा, जो मन में आए नहीं करेगा नहीं, मतलब स्वयं अस्तित्व में रहता है पदार्थ। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बताया है ना, अकेला बैठा है ना, अकेला है नहीं, ये भी एक पदार्थ, ये भी एक पदार्थ, ये भी सभी क्या है? अलग अलग कलर में है, पदार्थ है, अपना स्वतंत्र अवस्था में है भैया, ये तो अस्तित्व में है, स्वयं के अस्तित्व में है ना। इसको जिस मन जैसे मन करे वैसे कर दो इसको, ठीक है। अगला अणु, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या मॉलिक्यूल? परमाणुओं का समूह। जैसे आप परमाणु
को मिला दिए, परमाणु को मिला दिए, परमाणु को मिला दिए तो समूह बना, एक ग्रुप तैयार हुआ ना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, मतलब अणु बोलेंगे। तो परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, और जो एटम है, परमाणु जो है, वह पदार्थ का सबसे एक छोटा कण है, सूक्ष्म कण है, जो स्वयं अस्तित्व में रहता है, मतलब अकेला बेचारा खड़ा है। कोई किसी को पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछने वाला इसको कोई ना। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब पदार्थ किससे बना है? कण से बना है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कण से बना है। और वो कण क्या होते हैं? परमाणु और अणु, दो ही कण होते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वयं अस्तित्व में रहता है, परमाणु कहलाता है। अणु किसे कहते हैं? परमाणुओं के समूह को ही अणु कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। देखिए जो अभी मैंने पढ़ा यार कि जो पदार्थ के कण है उसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना, विशेषताएं। क्या है? पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये बात अभी मैंने सीखा कि जो पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर क्या है, एक कण इतने सूक्ष्म होते हैं यार, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। जो माइक्रोस्कोप आता है ना सूक्ष्मदर्शी, उससे भी नहीं आप देख सकते हैं। समझ लो, सोच लो थोड़ा सा लॉजिक कि अगर यार हम उस तरह कण, छोटे छोटे कण तो देख सकता हूँ, लेकिन आपको कितना भी महंगा ले ले, आप उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी को ले लें, उससे भी देखेंगे तब भी आपको पदार्थ के कण नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ले ली है क्या? पानी की बूंद। ये क्या है? एक पानी की बूंद है, पानी की बूंद, ठीक है। पानी की मैंने यहाँ पे एक बूंद ले ली। अब इस पानी, ये पूरा क्या है? एक पानी की बूंद है। इस पूरे पानी की बूंद में देखिए सिर्फ एक बूंद है, सिर्फ एक बूंद, सोच लो एक बूंद। इस बूंद के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे आपको जानने के लिए मैं बता दूं कितने पार्टिकल्स हैं, थोड़ा यहाँ पे समझना। आपको यह अंदाजा देने के लिए मैं कुछ यहाँ पे देखो, पानी की एक बूंद में 10 की पावर 21 कण होते हैं। सोच लो यार, मतलब सिर्फ एक पानी की बूंद। आप जब नल पे जाते हैं पानी भरने के लिए गिलास में, तो देखो वहाँ पे पानी टपकता है कि नहीं, बूंद 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 धीरे धीरे गिरता है कि नहीं। कहते हैं कि एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो जो एक बूंद गिरता है, उस एक बूंद में 10 की पावर 21 कण होते हैं, उस एक बूंद में सिर्फ, मतलब 10 की पावर 21 कण। इसका मतलब है 10 की पावर कितना? 21 है ना। तो मतलब एक के पीछे 21 जीरो, 1 2 3 4 ऐसे कितना जीरो? 21 जीरो लगाने हैं यहाँ पे, 21 तक जीरो। तो मतलब कि 21 तक जीरो लगाने हैं। सोच लो इतना बड़ा, करोड़ों अरबों से ज़्यादा भी है। अरे यार भाई, मतलब सिर्फ एक पानी की बूंद के अंदर यार इतने कण होते हैं, 10 की पावर 21। वाह, क्या गजब का लॉजिक है। तो समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए यही रीज़न है यार कि सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। ऐसा भी हुआ है क्या कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच भी स्थान होता है? वाह भाई, गजब सी बात। जैसे मैंने एक सॉलिड लिया, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड और एक द्रव, एक गैस। अब इस सॉलिड में बहुत ही कण आपस में बहुत ही शानदार से चिपके हुए होते हैं, तो इनमें स्थान बहुत कम होता है। फिर द्रव ले लेते हैं, द्रव में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, बस थोड़ा सा स्पेस होता है, इसमें थोड़ा सा स्थान होता है। और गैस में थोड़ा सा ज़्यादा स्थान होता है, जब मन में घूम गए उधर उड़ गए, है ना। तो जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, उसमें जो कण है आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके एकदम जकड़े हुए रहते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, है ना, ऐसा। तो कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और द्रव में क्या होता है, एक दूसरे थोड़ा स्पेस रहता है, मतलब यहाँ पे स्थान रहता है, क्योंकि जब भी हम पानी गिराते हैं फैल जाता है हर जगह। तो अब उसी प्रकार गैस में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, इसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे, पॉइंट नंबर क्या है, यह स्थान गैसों में सबसे अधिक दिख रहा है ना, ये स्थान दिख रहा है ना, यहाँ पे ये प्लेस, इसमें स्थान दिख रहा है, देख रहे हो इतनी दूर दूर है कि नहीं। तो मतलब कि गैसों में सबसे अधिक होता है, और द्रव में सबसे कम, और ठोसों में देखिए द्रव में थोड़ा सा कम, सबसे नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, द्रव में कम, थोड़ा सा कम, और ठोसों में सबसे कम होता है, क्योंकि द्रव में यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, द्रव में लिख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा कम स्थान होता है द्रव में। और लेकिन ठोस में जान लो, ठोस में सबसे कम होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब कि ना के बराबर है, नगण्य है। तो जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो कण होते हैं, उनके बीच स्थान बहुत ही कम होता है। और जो द्रव होता है उसमें थोड़ा सा स्थान होता है, और जो गैस में होता है उसमें बहुत सबसे कम, सबसे ज़्यादा गैस में ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी मैंने देखा ना गैसों में सबसे ज़्यादा, तो गैस में सबसे ज़्यादा स्थान होता है किसके बीच, पार्टिकल्स के बीच, कणों के बीच स्थान ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जब आप सॉलिड लेंगे, कणों के
कण उन आपस में चिपके रहते हैं तो स्थान जान लो बहुत ही कम है। और द्रव में थोड़ा सा स्थान होता है, गैस में ज़्यादा होता है, सबसे अधिक गैस में होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बहुविकल्पिक, मान लो बोल सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं कि बताओ कणों के बीच सबसे ज़्यादा स्थान किस में होता है। तो ऑप्शन रहेगा गैस, द्रव, ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, गैस ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ें, समझ गए। अब देखिए अगला फोर्थ प्रॉपर्टी। ओ भैया ये प्रॉपर्टी तो मज़ा आ जाएगी समझने में, देखना ध्यान से। देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वाह, अट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक आ गई हैं, यहाँ पे प्यारी 4-5 गुड़िया आ गई हैं, जो फ्रेंडशिप है, लड़कियां आ गई हैं भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ी फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी का मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान समझना कि जैसे मान लो कि 4 यहाँ पे गुड़िया आ गई हैं ना, हाँ, तो चारों फ्रेंडशिप हैं, अपना स्कूल में आई बैठी, तो चारों की फ्रेंडशिप यार इतनी तगड़ी है कि ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहती है, और हाथ पकड़ ले झूम रही हैं, हाथ पकड़ के, कभी देखो ना हाथ पकड़ेंगी दोनों लड़कियां, घुमाएंगे, गोल गोल घूमेंगे, ऐसा मतलब कि हाथ नहीं छोड़ने वाली है ना, अगर वहीं पे छूट के गिर जाएंगे अरे मम्मी वैसे बोलेगी। तो बट यहाँ पे सॉलिड, मान लो कि 4 गुड़ियाँ हैं, आई गई, एक दूसरे का हाथ एकदम देख रहे हो ना कैसे पकड़ी हैं, वाह मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें, अरे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियां एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ने वाली, इसका मतलब क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब एक ठोस, मतलब एक अट्रैक्शन है, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन है, मतलब वे एक दूसरे से इतना फ्रेंड सर्कल मजबूत है, इतना फ्रेंडशिप, मतलब कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, ऐसा। तो एकदम मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हैं नहीं, एकदम चिपके हुए नहीं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब कमर पकड़े हैं, वाह हाथ पकड़ के हैं, खड़ी हैं। और लेकिन यहाँ पर लिक्विड में आ जाओ भाई, थोड़ा सा स्पेस हो गया। अब भाई वो क्या कह रही हैं, अब थोड़ा सा मैं थक गई, आपका हाथ बहुत पकड़ते पकड़ते, थोड़ा सा दूर हो जाइए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए ना, तो ऐसे थोड़ा सा दूर दूर खड़े हो जाते हैं। तो लिक्विड मतलब थोड़ा सा स्थान खाली हो गया। और वहीं पे गैसेस में आ जाओ, गैस में आ जाओ भैया, कुछ दिन बीता, उनसे लड़ाई हो गई, झगड़ा, मैं तुमसे नहीं बोलने वाली, ऐसा बोलती है कि नहीं, अरे जाओ जाओ मैं तुमसे नहीं बोली, मुंह मोड़ने लगे, हाँ, तो थोड़ा सा स्थान खाली हो गया नहीं, तो यहाँ पे देखो स्पेस थोड़ा दूर दूर होने लगे, आओ तुम रहना मेरे साथ, नहीं मत रहो, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसी लड़कियां करती है ना झगड़ा। तो क्या हुआ फिर कुछ समय बाद कि वो दूर हो गई एक दूसरे से, अगर मिल रही हाय बाय कर ली, नहीं करती वो भी। तो इसका मतलब क्या, वो गैस में स्थान खाली हुआ कि नहीं, और लिक्विड में थोड़ा सा स्थान है, और सॉलिड में एकदम चिपकाए हुए हैं। इसका मतलब ये रीजन है, ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता इसलिए है कि उनके बीच अंतर कण आकर्षण बल होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब अंतर कण आकर्षण बल लगता है। और ये बल सबसे ज्यादा ठोस में दिखेगा ना, देख रहे हो ना कैसे पकड़ी है, वाह। और द्रव में थोड़ा सा कम, फिर गैस में सबसे कम होता है। अंतर कण आकर्षण बल ठोसों में सबसे ज्यादा लगेगा, द्रव में फिर उससे कम, फिर उससे एकदम कम गैस में। कैसा लगा एग्जाम्पल, समझ में आया कि नहीं, खुश हो गई, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये टॉपिक अगला है मेरा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, विसरण, विसरण इंग्लिश में इसको कहते हैं विसरण। ये भी कंसेप्ट अच्छा है, ध्यान से समझना इसको भी। देखिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का आपस में मिलना ही विसरण कहलाता है। मतलब कई प्रकार के कण जब आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग विसरण कहते हैं। भाई जब हम देखते हैं धूल कण उड़ रहे हैं हवाओं में ना, तो वो आपस में एक दूसरे से घुले रहते हैं, मिले रहते हैं, तो वो मिल जाते हैं, तो वही है विसरण, वही है डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का आपस में मिलना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मतलब विसरण कहलाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बाल्टी ले ली है, बाल्टी में मैंने पानी भरा है, ठीक है। इस बाल्टी में देखो थोड़े छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये पानी के कण, और फिर मैंने उसमें यहाँ पे थोड़ा सा, इसको नाम है नमक, मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। इस घटना में देखना थोड़ा सा, मैंने जब नमक डाला ऊपर है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे कण में आएगा, गिरेगा नीचे ना जमीन। फिर यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या हो, जैसे नमक धीरे धीरे आएगा, देखो इसको, इसके कण क्या हो रहा है, नमक के इस पानी में मिल रहे हैं नहीं, धीरे धीरे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि एक कण जो है, नमक के जो कण है, जो नमक के जो पार्टिकल्स हैं, जल के पार्टिकल्स एकदम घुल मिल जाएंगे। तो एक समय आता है कुछ सेकंड बाद कि नमक नहीं दिखता मुझे, पानी में एकदम मिल जाता है, नमक मिल जाता है नहीं। से आप मान लो आप चीनी और पानी ले लेते हैं, अब उस पानी में जब आपको चीनी को घोलना होता है तो पहले चीनी डालेंगे, धीरे धीरे चीनी गिरेगी पानी में, फिर जाके बैठेगी नीचे, तो फिर वो पानी धीरे धीरे कुछ सेकंड में, 4-5-10 सेकंड में वो चीनी धीरे धीरे घुल जाती है, तो ही पानी शरबत बन जाता है, मिल जाता है कि नहीं। तो पहले इस कंडीशन में पहला केस क्या है कि मैंने थोड़ा सा नमक उस पर ऊपर रखा, ऊपरे मतलब ऊपरी सतह पे, धीरे धीरे इस पानी में आएगा। फिर दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, धीरे धीरे उसका नमक
के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे पानी में गिरने लगे। फिर एक समय आएगा थर्ड केस में क्या हुआ कि नमक और पानी एक दूसरे से मिल गए, एकदम मिल गए, घुल गए। तो क्या रीज़न है कि नमक और जल के अणुओं का विसरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नमक और जल के अणुओं का विसरण। क्योंकि अभी मैंने सीखा जल में पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जल के भी कण होते हैं ना, तो उसी प्रकार नमक भी कई सारे कणों से मिलकर बना ना, तो उसके पार्टिकल जाके जल में मिल जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा घुल मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण, नमक भी एक पदार्थ था, जल भी एक पदार्थ है, तो कण, उनके कण मिल गए, तो वही प्रक्रिया है विसरण। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, यह पदार्थ का गुण है। जो देखिए ये जो चीज़ें मिलती हैं, यह एक प्रॉपर्टी किसका, वही पदार्थ का, एक पदार्थ का गुण है कि मैं इसके साथ मिल जाऊंगी, इस कणों के साथ मिल जाऊंगे। गुण है, प्रॉपर्टी है, जो उसके कणों की गति या गति पर आधारित होता है। मतलब कण की गति करेंगे तो नीचे जाके मिल जाएंगे ना, तो एक कणों की गति और गति पर आधारित होता है। तो पॉइंट ये है कि विसरण जो होता है गैसों, द्रव और ठोसों में होता है। विसरण गैस में भी होगा पॉसिबल, गैस में मतलब हो सकता है, मतलब होगा ही, स्वाभाविक सी बात है, और द्रव में भी होगा और ठोस में भी होगा, तीनों जगह होगा, गैस में भी, द्रव में और ठोस में भी। अगला है विसरण गैसों में अधिकतम, मतलब गैस में सबसे ज़्यादा और ठोसों में न्यूनतम होता है। समझ में आया? और वहीं पे अगर हम ले लें क्या, लिक्विड ले लें, मतलब लिक्विड मतलब द्रव ले लें, उसमें भी विसरण होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा विसरण किस में होगा, गैस में। तो रीज़न समझना यार, जब हम गैस को खोलते हैं, मान लो आपके घर में गैस सिलेंडर है, जैसे गैस को खोले, गैस ऐसे सांस से उड़ जाती है कि नहीं, सांस से उड़ती है कि नहीं, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो अणु हैं, एयर में हवा के पार्टिकल से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो यही रीज़न है, जो विसरण होगा वह गैसों में सबसे ज़्यादा होगा, गैसों में सबसे ज़्यादा, और ठोस में सबसे कम, क्योंकि ठोस है, ठोस के पार्टिकल जल्दी मिलेंगे ही नहीं, टकराए हो, हट गए एकदम से, है ना। तो यही रीज़न होता है कि गैसों में विसरण सबसे ज़्यादा होगा और ठोसों में न्यूनतम होता है। ठोसों में कैसा होगा, न्यूनतम होता है। ठीक है, उदाहरण समझते हैं, उदाहरण ध्यान से समझना। देखिए, अगरबत्ती की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो देखिए, जब भी आप लोग में से सभी लोग पूजा पाठ करते हैं ना, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान के सामने अगरबत्ती लेसते हैं। तो जैसे हम अगरबत्ती लेसेंगे, तो जैसे अगरबत्ती जली, धीरे धीरे क्या हुआ, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स धुएं के थ्रू, गैस के थ्रू निकलेंगे, धुएं के थ्रू ना, तो गैस के थ्रू निकलेंगे, तो वो जो पार्टिकल है धुआं, मतलब कि उस धुएं में जो पार्टिकल्स हैं गैस के, तो वे धीरे धीरे फैलते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आता है, कुछ सेकंड बाद मेरा पूरा कमरा महकने लगता है, यार अगरबत्ती की खुशबू आ रही, वाह कितनी अच्छी स्मेल है ना, कितनी अच्छी महक आ रही है ना अगरबत्ती की। तो अगरबत्ती का जो वहाँ पर मैंने लेसा, उस धुएं में जो पार्टिकल्स थे, जो कण थे, वह उड़े, तो जैसे गैस के रूप में उड़े ना धुआं के रूप में, तो वह कमरे में आए। तो जैसे उस कमरे में भाई एयर प्रेजेंट है ना, एयर का मतलब हवा प्रेजेंट है, हवा है ना, तो हवा के पार्टिकल से मिलेंगे, हवा के पार्टिकल से मिलते ही घुल जाएंगे। तो जब ऐसे हवा बहेगी, थोड़ा हवा बहेगी, तो बाहर वो खुशबू जाने लगती है, हाँ यार यहाँ अगरबत्ती लेसी गई, महक रही, कितना अच्छी सुगंध आ रही है, होता है ना ऐसा। तो ये सब किसके कारण होता है, विसरण के कारण हो रहा है। पहला एग्जाम्पल समझे कंसेप्ट। दूसरा एग्जाम्पल, इत्र की गंध, वाह भाई स्कूल में आ गए लौंडे, लड़कियां आ गई, लड़के आ गए, भैया इत्र उत्र मार के, ऐसे ज़्यादातर तो लड़के मार के आते हैं स्कूल में इत्र ना, तो मार के आएंगे स्कूल, क्लास में मार लेंगे, पूरे क्लास में महकता रहता है इत्र, सेंट जिसको बोलते हैं, महकता रहता है। और फिर जैसे बाहर निकलेंगे, अरे लग रहा है कि कौन इत्र मारे के आया है, कौन सेंट मार के आया है, तो महकता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इत्र मारते हैं, लगाते हैं, तो वो एक गैस के रूप में है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उस इत्र के, पूरे क्लास में एयर में मिल जाएंगे, उड़ेंगे ना, उसके पार्टिकल निकले उस इत्र के, तो उस क्लास में मान लो हर जगह एयर तो प्रेजेंट ही है, हर जगह एयर प्रेजेंट है, तो उस हवा में हवा के पार्टिकल्स है ना वहाँ पे, तो जैसे इत्र के पार्टिकल मिलेंगे, घुल जाएंगे, मिल गए, तो मिलने के बाद जैसे हवा बहती है, आगे बहती है, तो उस पूरे क्लास में, पूरे कमरे में, मतलब यहाँ तक कि बाहर भी महकने लगता है कि हाँ कोई इत्र मार के आया है। क्लियर हुआ कि नहीं एग्जाम्पल? आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि पके हुए भोजन की गंध विसरण के माध्यम से कुछ ही सेकंड में हम तक पहुंच जाती है। देखिए मम्मी पराठा बना रही हैं, मुझे महकने लगता है कि मम्मी पराठा बना रही हैं क्या, हाँ पराठा बना दीजिए, पूड़ी बना दीजिए, मुझे स्कूल लेकर जाना है, तो बना देती हैं। ठीक है,
तो उसकी स्मेल देखो, जैसे वो हीट होता है, भोजन हीट करते हैं उसे, भोजन जैसे हीट करते हैं मतलब पकाते हैं, तो उसकी स्मेल हवा के थ्रू उसकी स्मेल निकली, ठीक है। तो उसके स्मेल एयर के पार्टिकल, हवा के पार्टिकल से, कण से मिलेगी, तो हवा आगे जाएगी, तो उसकी खुशबू धीरे धीरे फैलने लगती है पूरे रूम में, मेरे पास भी आ जाती है, हर जगह आ जाती है कि नहीं, फैल जाती है, तो महकने लगता है नहीं। एक घटना बताऊँ यार, सोचना ज़रा, मान लो कि जब मम्मी हमारी घी देखिए ना, घी जब उबाल रही होती हैं, घी जैसे रूम में उबालती रहती हैं, तो मान लो मैं बाहर खड़ा हूँ, अगर द्वार पे खड़ा हूँ, तो घी जैसे उबालती हैं, तो घी की स्मेल इतनी तगड़ी महकती है, इतनी बाहर इतनी फास्ट आएगी, मम्मी यार क्या घी उबाल रहे हैं, क्या घी उबाल रहे हैं, मुझे घी खाना है, मुझे घी खाना है ना। तो जब घी उबाल रहे थे तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में, पूरे बाहर फैल जाती है, क्योंकि उसकी स्मेल, क्योंकि उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका मतलब जो हीट, मतलब जो भोजन पका है उसकी जो उसको हम हीट दे देंगे, जिसको गर्माएंगे, उस वो चीज़, उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत जल्दी वायु में घुल के फैल जाते हैं, जिससे मुझे उसकी स्मेल आने लगती है, महकना, सूंघते रहते हैं, हाँ आ रही है, महक रहा है, बहुत महक रहा है, होता है कि नहीं ऐसा। और एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखिए आपने बचपन में, अभी किसी किसी को पसंद होगा, मोटू पतलू देखते होंगे। मोटू पतलू जब आप देखते हैं तो वहाँ पे मोटू को क्या पसंद है पता है? समोसे, याद है ना, मोटू को समोसे पसंद है। जैसे समोसा कोई व्यक्ति बनाता रहता है तो उसकी स्मेल तुरंत, अगर मोटू वहाँ से गुजर रहा है तो तुरंत उसकी स्मेल मोटू के पास जाएगी, नाक के पास, और ये समोसे समोसे समोसे, यहाँ पे किसी के मुँह में पानी आ गया, भैया ऐसा ना। हाँ समोसे पसंद है ना, अक्सर कई सारी गर्ल्स होती हैं जिसको समोसे भी पसंद है, लड़के भी पसंद करते हैं ना, तो समोसे आता, इसका मतलब उसकी स्मेल उसको खींच गई, क्यों? क्योंकि जो समोसे से उस पक रहा है समोसा, उसकी जो स्मेल निकलेंगे उस हवा में मिलेंगे, हवा के पार्टिकल से मिलेंगे, और हवा बह रही होती है तो उसके पार्टिकल दूर तक पहुंच जाते हैं, जिसको समोसे की स्मेल आती है, तो मोटू भागता चला जाता, समोसे समोसे, तो भागता चला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया एग्जाम्पल? तो यार ये सारी घटनाएं किसके कारण हो रही है? ये सभी डिफ्यूजन के कारण हो रही है, मतलब विसरण के कारण ये घटनाएं हो रही हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिए जनरली हमारे एनसीईआरटी में पदार्थ की 3 अवस्थाएं दी हैं, बट पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। अभी यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में है सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 अवस्थाएं। 2 अवस्था आप और जान लीजिए, एक अवस्था और होती है प्लाज्मा, एक अवस्था और होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसन, BEC। 5 अवस्थाएं होती हैं टोटल, और उसके बाद और सारी कई सारी होती हैं अवस्था, लेकिन मेनली 5 होती हैं। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में 3 है तो हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में। तो यहाँ से स्टेट कितनी है, मतलब कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए ठोस का रूप है जो एकदम सॉलिड रहेगा, और द्रव का रूप है, और गैस का रूप है जो एकदम उड़ता रहेगा गैस के रूप में। तो 3 यहाँ पे मुझे पढ़ना है एनसीईआरटी में जो दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पहले समझते हैं हम ठोस क्या है, व्हाट इज सॉलिड। ठोस किसे कहते हैं? देखिए ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब ठोस क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वही ठोस कहलाता है। और द्रव में क्या है? द्रव का आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जब आप पानी को आप मान लो किसी ग्लास या लोटे या बाल्टी में रखते हैं तो वह पानी उस लोटे या उस ग्लास, उस बाल्टी का शेप ले लेता है, उसी का शेप ले लेता है, इसीलिए उससे ना आयतन घेर लेता है, बाल्टी जितनी बड़ी होती है, लोटा जितना बड़ा होता है, इसीलिए वो वहाँ पे उसका आयतन निश्चित हो, लेकिन आकार निश्चित। मान लो लोटा पानी भरे थे, आप पानी जैसे ज़मीन पे गिराया, हर जगह फैल जाता है, तो उसका आकार हर जगह फैल गया ना, तो इसका मतलब वहाँ पे आकार अनिश्चित हो गया। अब गैस में क्या है? गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, ये दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्यों? कि मान लो जब आपके पास मान लो कोई गैस सिलेंडर है आपके घर में होगा, जब हम गैस खोलते हैं तो गैस फटाक से झूं से उड़ जाती है ना। जब उड़ जाती है गैस तो क्या होता है वहाँ पे? ना तो उसका कोई आकार पता है, ना ही आयतन कहाँ गई, कोई पकड़ो इसको, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। आगे आप समझते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन ठोस, द्रव, गैस। मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे ठोस के बारे में पढ़ेंगे, द्रव और गैस के बारे में मतलब समझेंगे। सबसे पहले ठोस का पहला पॉइंट क्या है? इसका तो निश्चित आकार होगा, फिर निश्चित आयतन होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसके जो कण होते हैं अत्यंत पास होते हैं, मतलब कि ठोस के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वह एक दूसरे से एकदम नज़दीक पास चिपके रहते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है संपीड़ितता नगण्य होती है, इसकी संपीड़ितता नगण्य होती है। अब द्रव में देखिए पहला पॉइंट क्या है? आकार तो निश्चित होगा
और आयतन भी निश्चित होगा। आकार यहाँ पे अनिश्चित है, क्या है, आकार अनिश्चित है, अनिश्चित होगा लेकिन आयतन निश्चित। और इनमें क्या होगा, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। द्रव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं द्रव के, वह क्या होते हैं, उनके बीच स्थान कैसा होता है, रिक्त होता है, मतलब खाली होता है, थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं कण। और कुछ इनमें संपीड़न होता है, द्रव में कुछ संपीड़न होता है। गैस में क्या है, इसका अनिश्चित आकार है, अनिश्चित आयतन है, ठीक है, दोनों, गैस में आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। अगला पॉइंट क्या है, कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, जैसे गैस खुली सांस से उड़ जाती है ना, गैस उड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है। अगला पॉइंट है बहुत ज़्यादा संपीड़न, मतलब कि गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। आगे बढ़ें, क्लियर हुआ अंतर, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब तापमान की कुछ मात्रक। देखिए पहला मात्रक है ऐसा ही मात्रक केल्विन, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन, केल्विन जिसको के से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और अदर मात्रक यहाँ पे बोल सकते हैं यूनिट्स, सेल्सियस जिसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट भी जिसको यप से व्यक्त करते हैं। तो मतलब तापमान क्या, तापमान को जो है केल्विन में भी मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे एक पढ़ता हूँ, यहाँ पे सेल्सियस को केल्विन में बदलना। देखिए जब भी आप को सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो केल्विन बराबर सूत्र होगा C प्लस 273.15। और मेनली मैं इसको लिख सकता हूँ K बराबर C प्लस 273, आपको लिख देना, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। जब केल्विन सेल्सियस को आप केल्विन बदलना, K बराबर C प्लस 273। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 12 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 273 ऐड ऑन कर देंगे, मतलब 273 इसमें जोड़ देंगे, क्या बनेगा, 3 और 2 5 और 7 और 1 8, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, केल्विन में 285 केल्विन। अगला 25 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन बदलना है, तो 273 यहाँ पे ऐड कर दो, 5 में 3 जुड़ेगा 8 और 7 और 2 9 बचा 2, 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। जब भी तुम्हें डिग्री सेल्सियस दिया है केल्विन बदलना है तो 273 ऐड कर दो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस है, इसको को आप लोग केल्विन में बदल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नीचे लिख के बताना, हाँ भैया 55 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में ए आंसर आएगा, ठीक है, लिखना ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है मेरा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। देखिए पहले मैंने पढ़ा था कि जो यार पदार्थ है, पदार्थ के बारे में पढ़ा, फिर मैंने सीखा क्या यार पदार्थ बना किससे है, वो भी जाना, जिसको मैंने पढ़ा था ना, याद है, अणु से और परमाणु से मिलकर बना था पदार्थ। अब मुझे समझना है कि अगर ये पदार्थ है तो क्या इसकी अवस्था चेंज हो सकती है, इसकी स्टेट बदल सकता है, सोचो जरा। हाँ है, बदलेगा जरूर, क्योंकि पदार्थ की अवस्था किसके कारण बदल सकती है, दो रीज़न है। पदार्थ का अगर तुम्हें अवस्था बदलनी है तो दो रीज़न है, देयर आर टू रीज़न। पहला तापमान में परिवर्तन, आप उसके टेम्परेचर में चेंज लाइए, तापमान में परिवर्तन कीजिए। और दूसरा पॉइंट दाब में परिवर्तन, उसके प्रेशर में परिवर्तन कीजिए। इन दो पॉइंट से आप पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर मुझे मान लो कि पदार्थ की अवस्था बदलनी है तो ऐसे दो कारण कौन से हैं, क्या करना पड़ेगा, पहला तापमान में परिवर्तन कर दो, दूसरा दाब में परिवर्तन कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया एक द्रव और एक ठोस और एक गैस। तो देखिए मान लो जैसे मेरे पास है द्रव, द्रव को जब मैं संगलना मतलब थोड़ा सा गलाऊंगा तो कैसे बदल जाएगी, जब मेरे पास ठोस है, ठोस को जब मैं संगलना करूँगा मतलब थोड़ा सा गलाऊंगा तो कैसे बन जाएगा द्रव। मान लो आपके पास बर्फ होती है ना, आइस एक होती है, आइस होती है बर्फ जिसको बोलते हैं। जब इसको गलाऊंगा, थोड़ा सा संगलना मतलब गलाना, जब थोड़ा सा गलाऊंगा, ठीक है, तो ये द्रव में बदल जाएगी ना। तो इसका मतलब ठोस दूसरा रूप ले रही द्रव, तो इसका मतलब ताप में परिवर्तन आएगा कि नहीं, क्योंकि आइस को बाहर लाया, टेम्परेचर पाया तो द्रव में बदल गई। और वहीं पे द्रव को जैसे जमाऊंगा तो तुरंत द्रव भी ठोस में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि द्रव जैसे मान लो पानी लिए, पानी जब हम वहाँ पे रख देते हैं फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वहाँ पे तापमान पाता है तो भी द्रव कैसे बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। बदल गया ना। अगला, अब इसी द्रव को जब मैं संघनित करूँगा, संघनित का मतलब एक बोल सकते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, संघनन का मतलब सिंपल सा है कि जैसे एक
जैसे मान लो नमी स्थान पे ले जाते हैं तो ना, तो ऐसा संघनित करते हैं तो जब भी वो किस में बदल जाती है, गैस में। आप देखो, ये कभी कभी सोचा होगा, कभी देखेंगे, जब मान लो हम खाना पका रहे होते हैं, चावल या कुछ भी पका रहे होते हैं, जब उसकी भाप निकलती है तो उस वो भाप जब निकलती है संघनित होकर मेरे किस में लगती है, हाथ में लगती है, इससे लगता है द्रव टाइप का ना, तो द्रव ही है। लेकिन वही द्रव जो जब इसको हीट करते हैं तो वही द्रव तापमान देते हैं तो वही द्रव किस में, भाप में उड़ती है, तो मतलब गैस में हो जाती है कि नहीं, गैस के रूप में उड़ जाती है ना। तो हम हाथ करते हैं तो पानी पानी टाइप का लगता है ना। तो इसका मतलब जब मान लो आप द्रव को गर्म कर रहे हैं, द्रव ही पानी को गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब संघनित करते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह गैस में, क्योंकि भाप बन के उड़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार अगर गैस को मुझे द्रव में बदलना है तो क्या करूँगा, वाष्पीकरण कर दूंगा। वाष्पीकरण, गैस को मुझे द्रव में बदलना है तो वाष्पीकरण करना पड़ेगा गैस का, गैस का वाष्पीकरण करो, द्रव में बदल जाएगा। अगला, मान लो ठोस को मुझे गैस में बदलना तो क्या करूँगा, ऊर्ध्वपातन करूँगा, और गैस को ठोस में बदलूंगा तो निक्षेपण करूँगा। अभी मैं समझूंगा ऊर्ध्वपातन क्या है। ठीक है, तो ठोस को बदलने के लिए गैस में ऊर्ध्वपातन करना है और गैस को बदलने के लिए ठोस में निक्षेपण। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है तापमान परिवर्तन का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए, जो तापमान का परिवर्तन का प्रभाव क्या होने वाला है। जैसे सबसे पहले अगर हम तापमान टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जैसे आप टेम्परेचर तापमान बढ़ाएंगे उससे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन आकर्षण बल कम हो जाएगा। क्योंकि सोचो, अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके जो कण हैं वह दूर दूर हो जाएंगे कि नहीं, दूर दूर हो जाएंगे ना, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो कण थोड़ा टूटेंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो आकर्षण बल कम लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम। और जैसे आकर्षण बल कम लगेगा, इसका मतलब अंतर कणीय स्थान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो कण वह दूर चले जाएंगे, तो आकर्षण बल कम लगेगा, तो इसका मतलब अंतर कणीय स्थान ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब अंतर कणीय स्थान ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो पार्टिकल थे, कण थे, वो दूर चले गए, तो वहाँ पे आकर्षण बल कम लगेगा। जैसे मैंने एक सॉलिड लिया है, सॉलिड, जैसे मैंने इसको हीट दी, गर्म किया, तो ये टूटा, थोड़ा सा लिक्विड में थोड़ा टूटा ना, मतलब थोड़ा सा इसमें स्पेस आया कि नहीं, बीचों बीच में थोड़ा स्पेस आया ना। फिर इसको हीट किया तो इसके ए कैसे बदल गया, गैस में बदल गया, मतलब इनके बीच देखो स्थान ज़्यादा हो गया ना, अंतरकणीय स्थान बढ़ गया, और यहाँ पे आकर्षण बल, क्योंकि दूर हो गया तो आकर्षण बल कम लगा, तो अंतरकणीय स्थान क्या हो गया है, अंतरकणीय स्थान ज़्यादा हो गया। तो गैसों में स्पेस ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, और सॉलिड में एकदम चिपके रहते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, ठोस से द्रव, मतलब ठोस से कैसे द्रव बनाएंगे। पहला कंडीशन है संलयन और गलन। संलयन और गलन, देखिए संलयन और गलन का मतलब समझते हैं। ठोस का स्थिर तापमान, मतलब कि नियत टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया, वही है संलयन और एक गलन। मतलब कि मान लो कोई आपके पास चीज़ है, पदार्थ है, जिसको बोलते हैं ठोस है, उस स्थिर तापमान, आप एक नया ताप दीजिए, आप स्थिर ताप दीजिए, मतलब कांस्टेंट तापमान उस पर लगाइए, मतलब कि टेम्परेचर दीजिए, तो वह टेम्परेचर पानी से ठोस किस में बदल जाएगा, द्रव में। तो यही है प्रक्रिया संलयन और गलन। तो पॉइंट है हमारा गलनांक, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए वह स्थिर तापमान, तो स्थिर का मतलब नियत, कांस्टेंट, मतलब कि कैसा टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहने वाला है, जिस पर वायुमंडलीय दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला है। एक ठोस द्रव में बदल जाता है, मतलब कि आप एक नियत ताप दें किसी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर, वह ठोस किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, वही है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहलाएगा। मतलब कि कोई ठोस अगर एक नियत ताप पे द्रव में बदल रहा है तो वहाँ पे जान लो गलनांक की घटना, गलनांक हो रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। समझ में आया ना? आगे देखते हैं। देखिए एक नोट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। क्या है, सामान्यतः गर्म करने पर, लेकिन मत इसको समझ लेना ध्यान से, क्योंकि लॉजिक है इसमें। सामान्यतः गर्म करने पर तापमान बढ़ता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ता है। यह स्थिरांक है तो ऊष्मा कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, हीट कहते हैं। यह ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल है, मतलब कि जो ऊष्मा लगेगी उनके बीच जो कण है, जो पार्टिकल्स है, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। यह तापमान में कोई वृद्धि नहीं है, यह तापमान में कोई वृद्धि नहीं। अब लॉजिक समझना। देखिए जैसे मैंने एक बर्फ ली, आइस ली, इसको -4 डिग्री सेल्सियस से मैंने -2 पे ले गया, मतलब टेम्परेचर क्या किया यहाँ पे,
टेम्परेचर इंक्रीज किया कि नहीं, क्योंकि -4 से माइनस में जा रहा हूँ, माइनस में जाना मतलब कम मत समझना, मैं बोलूँ -4 बढ़ा कि -2 बढ़ा है ना, तो मतलब बढ़ा कि नहीं टेम्परेचर। जैसे इस आइस को हीट किया टेम्परेचर बढ़ाया, और इस कंडीशन में भी देखो -2 से 0 पे आया, तो यहाँ भी क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। लेकिन अब वहीं पे जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, तो जैसे इस बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, नहीं बदला ना, देखो 0 से 0 ही रखा ना, क्योंकि यहाँ पे इस बर्फ़ का टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा नहीं, क्यों, क्योंकि सेम रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो यहाँ पे जो हीट लगी, इस बर्फ़ के जो पार्टिकल्स होंगे अंदर, उसको तोड़ने में वह हीट, वह ऊष्मा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ है, ठोस है, बर्फ़ के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ऊष्मा बढ़ी है, जैसे ऊष्मा बढ़ाया, तो जो हीट लगेगी, जो हीट लगी, वह ऊष्मा के, जो हीट लगी मतलब ऊष्मा लगी, वह ये आइस के अंदर, जो आइस है उसके अंदर पार्टिकल्स है ना, वो उसके अंदर कण है ना, उस कण को तोड़ने में ऊष्मा लॉस हो जाती है, ऊष्मा खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा नहीं, देखो टेम्परेचर नॉट चेंज, नहीं चेंज हुआ ना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे हीट तो बढ़ाई थी, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे नहीं बदला, क्यों, कि जो ऊष्मा यहाँ पे मैंने बढ़ाया, वह बर्फ़ के पार्टिकल्स को, बर्फ़ के कण को तोड़ने में समाप्त हो जाती है। ठीक, तो फिर ये बर्फ़ वाटर में बदल जाती है, आइस में। फिर मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो सिंपल से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर वो बर्फ़ बदलेगी, ऐसे ठोस होता चला जाएगा, आगे भी घटना होगी। क्लियर हुआ, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब है संगलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में समझते हैं। वही जो ऊष्मा वहाँ पे लगी थी, ध्यान दो, जो गुप्त ऊष्मा वहाँ पे लगी थी, मतलब हिडन, वहाँ पे कह सकते हैं हीट, मतलब जो अभी पार्टिकल मैंने लिया था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हीट लगी थी, यही है संगलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि गुप्त हिडन हीट लग रही, क्योंकि उसके अंदर गई, छिप के पार्टिकल को तोड़ी, खत्म हो गई, बस। तो यही है गुप्त ऊष्मा। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को संगलन की गुप्त ऊष्मा कैसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, किस पे, गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब ये है यार कि यहाँ पे वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस ले लें, कितना, 1 किलोग्राम ठोस ले लें, उसके गलनांक पर, मतलब गलन पर, मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 किलोग्राम एक ठोस है वो पदार्थ, मेरे पास 1 किलोग्राम, उसको मैंने हीट दिया, मतलब नियत ताप, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर दिया, तो वह जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, ताप दूंगा, तो यही हीट इसमें जाएगी, पार्टिकल को तोड़ेगी, तो एक इसमें बदल जाएगा, लिक्विड में, द्रव में बदल जाएगा। तो वही संगलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब कि 1 किलोग्राम कोई ठोस पदार्थ ले लो, उसको नियत ताप पे जब मैं ऊष्मा दूंगा, तो वो लिक्विड में, द्रव में बदल जाएगी, वही है संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं क्वथनांक क्या है। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर कोई तरल, मतलब कोई लिक्विड या कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है, किसमें, गैस में, उसे क्वथनांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, मतलब कि एक आप टेम्परेचर देंगे, नियत ताप देंगे, ठीक है, कोई तरल किस में बदल जाएगा, गैस में, मतलब कोई द्रव गैस में बदल जाता है, तो उसे क्वथनांक कहते हैं, बस, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें मैंने एक नोट पॉइंट इसमें भी लिखा, वही जो भी मैंने अभी पढ़ा था पीछे, उसी तरह ये भी है, जिसको देखो, आमतौर पर गर्म करने पर तापमान बढ़ता है, ये हम जानते हैं, लेकिन वाष्पीकरण के दौरान, मतलब कि वाष्पीकरण के दौरान, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं वेपोराइजेशन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, तो ऊष्मा कहाँ जाती है, यह ऊष्मा तरल द्वारा कणों के बीच आकर्षण बल को दूर करने के लिए अवशोषित की जा रही है। अभी इसको समझेंगे, ठीक है। इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, मतलब उसे हिडन हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, क्योंकि तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती, इसका लॉजिक समझो। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, जल, ठीक है, यहाँ पे मैंने 50 डिग्री सेल्सियस से किया, यहाँ पे जल को 80 डिग्री सेल्सियस, तापमान यहाँ पे देखो बढ़ा कि नहीं, यहाँ बढ़ाया ना 50 से 80, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 80 से 100, तापमान बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 100 से जब मैं इस वाटर का तापमान बढ़ाया, तो यहाँ पे टेम्परेचर देखो, तापमान में नहीं बदला ना, क्यों नहीं बदला, जैसे मैंने इसका
तापमान इस जल का बढ़ाया, तापमान बढ़ेगा तो जो ऊष्मा होगी इस जल के अंदर जाएगी, जल के पार्टिकल्स होंगे ना, छोटे छोटे कण होंगे ना पार्टिकल्स, तो इस पार्टिकल के बीच क्या होंगे, इस स्थान को तोड़ने के लिए ये ऊष्मा खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने जब इससे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो ऊष्मा गई अंदर, तो जल के पार्टिकल्स हैं, कण है ना, उनके बीच स्थान को तोड़ने के लिए, दूर करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए इसको, क्योंकि भाप बना के उड़ाना है, तोड़ने के लिए ऊष्मा खत्म हो जाती है। लेटेंट हीट मतलब वहाँ पे गुप्त ऊष्मा खत्म हो जाती है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे भी बढ़ा नहीं, तापमान बदला नहीं, फिर वो हीट यहाँ पे तोड़ेगी कण को, आप कणों के बीच जो स्थान है उसको तोड़ेगी, दूर करेगी, तो वो जल मतलब वाटर किस में बन जाएगा, भाप में, स्टीम में भाप बन के उड़ जाएगा। देखो ना कैसा उड़ रहा है। तो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ बढ़ा, तापमान बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे जब भाप बनी तो टेम्परेचर में वृद्धि नहीं हुई, कुछ नहीं बदला, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, बदलना चाहिए ना, नहीं बदला। क्यों? क्योंकि इस जल के जो पार्टिकल्स होंगे, कण, उस कण के बीच रिक्त स्थान को दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए, कणों को तोड़ने के लिए हीट, ऊष्मा खत्म हो जाएगी। इसीलिए रीज़न है कि तापमान नहीं बदलेगा। लेकिन जब मैं फिर आगे चलूँगा तापमान फिर बढ़ाता चला जाएगा। बस यही यहाँ पे स्टेट, इस अवस्था में चेंज नहीं हो रहा है तापमान। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एक उसी से रिलेटेड ए पॉइंट है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। जैसे अभी समझा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है। मतलब आप यहाँ पे 1 किलोग्राम कोई तरल पदार्थ ले लेंगे, द्रव ले लेंगे, उसको गैस में बदल जाएगी, तो वही है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है। मतलब मान लो आप 1 किलोग्राम मैंने ले लिया, क्या, लिक्विड मतलब द्रव ले लिया, ठीक है, मैंने द्रव ले लिया, तो यहाँ जब मैं इसको हीट दूंगा, ऊष्मा दूंगा, तो किस में बदल जा रही है, द्रव पर क्वथनांक द्रव 1 किलोग्राम गैस में बदलने, तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में ना, तो ये गैस में बदल जाएगा नहीं, भाप बन के, स्टीम मतलब भाप बन के उड़ जाएगा बस। तो यही, क्योंकि जो द्रव है, द्रव के जो पार्टिकल्स हैं, हीट उसमें जाके उसमें पार्टिकल्स तोड़ेगी तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो यही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो देखिए इसमें क्या है कि जब किसी गैस पर उच्च दाब लगाया जाता है, मान लीजिए गैस है, गैस को दबाया जाता है ना, प्रेशर लगाया जाता है, तो संपीड़ित हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। संपीड़ित का मतलब समझ रहे हो? इस वर्ड का मतलब समझो। संपीड़ित का मतलब होता है किसी चीज को, किसी पदार्थ को दबाना या सिकोड़ना, वही है संपीड़ित। मतलब संपीड़ित मतलब किसी चीज को दबा दिए, मतलब सिकोड़ दिए, एकदम सिकोड़ दिए, वही है संपीड़ित। तो एक छोटे आयतन में, और जब हम उसका तापमान कम करते हैं तो वह संपीड़ित हो जाती है। मतलब वह कैसे हो जाती है? संपीड़ित, सिकुड़ जाती है, दब जाती है। जैसे मैंने एक यहाँ पे गैस सिलेंडर लिया है, इसके अंदर क्या है, एक गैस के कण है, गैस के पार्टिकल्स है, और वहां पे पिस्टन ऊपर से लगा दिया। अब पिस्टन दबा रहा हूँ ना, दबा रहा हूँ, पिस्टन लगा के गैस को दबा रहा हूँ ना, मान लो ऐसे इमेजिन करो, दबा रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसको पिस्टन से गैस के जो पार्टिकल्स नीचे दबाऊंगा, फिर यहाँ पे दबाता धीरे धीरे कम किया, फिर यहाँ पे दबाते धीरे धीरे कम किया, तो ये जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वह क्या हो जाएंगे, संपीड़ित हो जाएंगे ना। तो गैस के जो पार्टिकल संपीड़ित हो जाएंगे तो वह किस में बदल जाते हैं, तो उसका तापमान हम कम करते हैं, संपीड़ित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसे दबाते दबाते एकदम वो किस में बदल जाएगा, जल में। मतलब कि वह जल में परिवर्तित हो जाएगा, दिखने लगेगा। मतलब कि ऐसा कभी स्पर्श करते हैं ना, दबाते, इसका मतलब मान लो कि आप रूम में खड़े, रूम में गर्मी आ रही, टेम्परेचर है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप सिर्फ दबाते रहे, टेम्परेचर उसको देते नहीं, दोनों साथ में, एक संपीड़ित भी करना है और एक ठंडक भी देना। दबाए थोड़ा देर रुके, दबाए थोड़ा देर रुके, मतलब गैस को दबाए, हु करके दबाए, थोड़ा देर रुक जाए, फिर हु करके दबाइए, फिर रुक जाइए। इसका मतलब आप टेम्परेचर भी दे रहे हैं, उससे ठंडक भी पहुंचा रहे हैं, तो इससे क्या होगी, गैस के जो पार्टिकल्स हैं मिलकर वे जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये दाब परिवर्तन का प्रभाव, मतलब जब आप दाब लगाते हैं गैस पे तो आप पानी में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखो कभी कभी ऐसा फील होता है कि
जो गैस है, गैस निकलती है तो उसको दबाते जब टेम्परेचर देते हैं, देखो जल, जब हम मान लो कि खाना बनाते हैं, चावल पकाते हैं तो उसमें पानी है ना, चावल डालते हैं तो उसको टेम्परेचर हाई करते हैं, तो उसकी जो गैस निकलती है भाप बन के, भाप ऊपर उड़ती है ना, तो मान लो टेम्परेचर हाई है, नीचे दाब मिल रहा है, टेम्परेचर का तापमान नीचे से मिल रहा होता है, क्योंकि जब गैस जल रही होती है तो ऊपर जो भाप बनता है, जब हम उसको स्पर्श करते हैं अपने हाथों से ऊपर से, तो ऐसा लगता है, फील आता है ना कि ये पानी लग रहा है, पानी पानी सा होता है कि नहीं, क्योंकि उस पर दाब लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है। फिर ज्यादा दाब हो जाता है, जैसे ठंडक करते हैं, फिर थोड़ा कम कर देते हैं, तो दोनों काम करना है, संपीड़ित भी और ठंडा भी। यहाँ भी आप लिख सकते हैं संपीड़ित भी है, ठंडा भी, ठीक है, यहाँ भी। तो समझ में आया कि नहीं दाब परिवर्तन का प्रभाव। आगे देखते हैं। अगला है अगला है सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं ड्राई आइस, मतलब सूखी बर्फ, जिसको बोलते हैं सूखी बर्फ। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दबाव में संपीड़ित किया जाता है और वह अंततः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड में बदल जाती है, तो उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए आप शादी में गए, दूल्हा दुल्हन आ रही हो भाई, दूल्हा दुल्हन आ रही है, तो वहां पे जो गैस निकलती है, वहां पे देखियो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वही ये कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको दबाया जाता है, देखो वहां पे धुआं धुआं टाइप का निकलता है ना, कहीं कहीं पे ऐसा सजाया जाता है कि धुआं धुआं निकलता रहता है जब दूल्हा दुल्हन जा रहे थे, ओ भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वहां पे जो धुआं निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसी को जब दबाया जाता है, दबाते हैं, तो वो किस में बदल जाती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने सीखा तो जल में बदल जाएगी, लेकिन नहीं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को दबाएंगे दबाएंगे दबाते दबाएंगे ना, तो किसमें बदल जाएगी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब जिसको बोलते हैं CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वहां पे वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और ठोस में बदलेगी, इसका मतलब कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, सिंपल से, क्योंकि ठोस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्थान होता है बहुत कम होता है। तो भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड को दबाएंगे तो संपीड़ित की जाती है, दबाव में संपीड़ित किया जाता है, मतलब दबाया जाता है, सिकोड़ा जाता है उसको दबा के, बल लगा के, और वह अंततः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। तो ड्राई आइस, बस इतना था। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्या है मेरा पॉइंट। अब समझते हैं वाष्पीकरण क्या है। ये थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है, अच्छा कंसेप्ट है। कि देखिए, ध्यान से समझना, व्हाट इज इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। देखिए क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई तरल मतलब लिक्विड अपने क्वथनांक से नीचे, मतलब क्वथनांक से नीचे किसी तापमान पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वही है वाष्पीकरण। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड क्वथनांक से नीचे किसी तापमान पर गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वही है वाष्पीकरण, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो देखिए इसके एग्जांपल क्या है, ध्यान समझना। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, गीले कपड़े धूप में सुखाना। तो देखिए जब भी आप गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं, ठीक है, गीले कपड़े हम जब भी धूप में सुखाते हैं तो मम्मी आती हैं, हम लोग क्या हुए, कपड़ा धुले, ऐसे गार के लाए, ला सिंपल सा ऐसे डाल दिए, है ना, डाल दिए, लेकिन मम्मी वहीं पे आती हैं, कपड़ा को फैला के सुखाएंगी, तो उस कपड़े में जल के पार्टिकल्स है ना, जल के पार्टिकल्स हैं, और वायु में भी क्या पार्टिकल है, हवा के पार्टिकल है, उसमें भी थोड़ा सा पानी है ना, तो उससे पानी को ऑब्जॉर्व करेगा हीट, क्योंकि कपड़े के पानी से ठंडा लेगा, और एयर में प्रेजेंट है हीट, थोड़ा लेकर ऊपर को उड़ा ले जाता है, इसीलिए कपड़ा सूख जाता है। किस पे डिपेंड हो रहा है, इवेपोरेशन पे, वाष्पीकरण पे, मतलब गीले कपड़े धूप में सूखना। क्यों सूख जाता है, यही रीजन है, वाष्पीकरण के कारण। दूसरा, गीली फर्श को सुखाना। गीली फर्श मतलब मान लो जैसे संडे है भाई, लड़के सोच ली संडे है भाई, आज हम अपने घर की सफाई करने वाले हैं, और दीपावली भी आ रही है, इसे सफाई करते हैं कि नहीं। तो देखो जब हम लोग फर्श को साफ करते हैं, कपड़े से पानी भिगो के उसको साफ करेंगे, फिर वहीं पे हम पंखा चला देते हैं, फिर वो सूख जाती है फर्श। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप फर्श को साफ करते हैं तो जो पानी साफ किया, तो वहां पे पानी के पार्टिकल्स है ना, ठंडक है ना, जब मैंने फैन को चलाया, थोड़ा सा हीट पाया, क्या हीट पाया, थोड़ा टेम्परेचर पाया, तो वो पानी के पार्टिकल्स को नीचे से, पृथ्वी से, जमीन से, वो हवा के कण जो आए पार्टिकल्स, वो धीरे धीरे उसको उड़ा ले जाते हैं, उड़ा ले जाएंगे, वाष्प के रूप में उड़ा ले जाएंगे, तो फर्श हमारी सूख जाती है। आया। अगला है पसीना आना। पसीना आना, देखो जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी से हीट निकल रही होती है, और बॉडी से हीट निकलेगी, ऊपर पसीना रहेगा, और एयर में प्रेजेंट है क्या, एयर के कण, एयर के कण प्रेजेंट है ना, उसमें पार्टिकल्स है ना, तो वो पार्टिकल्स
पसीने को खींचेंगे तो धूल ऊपर ले जाते हैं, तो उड़ा ले जाते हैं, मतलब पसीना आता है। जो पसीना ये आ रहा है किसके कारण हो रहा है? व्हाट इज इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन के कारण ही पसीना भी आ रहा है हमें। तो एग्जाम्पल समझ में आया? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है वाष्पीकरण का कारण क्या है। तो देखो यार, अगर ये वाष्पीकरण हो रहा है तो रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने कभी सोचा है कि अगर ये पानी उड़ रहा है, वाष्प बन के क्यों हो रहा है? पसीना आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? और कपड़े सूख जा रहे हैं धूप में, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब घटनाएं किसके कारण हो रही है? ये सब घटनाएं, सारी घटनाएं वाष्पीकरण के कारण हो रही हैं। किसके कारण? वाष्पीकरण का कारण। देखिए क्या है कि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जाएं भिन्न होती हैं। मतलब कि जो पदार्थ है उसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वह अलग अलग होती हैं। अलग अलग होती हैं। द्रव की सतह पर, क्या द्रव की सतह पे, द्रव की सतह पर स्थित कुछ कणों की गतिज ऊर्जा अन्य कणों की तुलना में अधिक होती है। इसका मतलब समझो, जिसे देखो, मान लो कि मैंने एक बाल्टी ले ली, ठीक है, इसमें द्रव बना दी, इसमें मैंने जल को भर दिया। भर दिया, दिख रहा है कि नहीं? तो अब ये ऊपरी भाग, यहाँ वाला भाग, ये द्रव की क्या होगी? सतह होगी। जो यहाँ पे कण होंगे, पार्टिकल्स, ये जल्दी वाष्प बन के उड़ जाएंगे ना। जल्दी वाष्प बन के, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ये जल के ऊपर हैं और इसको टाइम नहीं लगेगा वाष्प बनने में, क्योंकि वाष्प बनने में, क्योंकि ये पहले हैं। तो यही रीजन है कि यहाँ पे बताया सतह पर स्थित कुछ कणों, यहाँ पे जो सतह पे स्थित है कण की गतिज ऊर्जा अन्य कणों, जो अंदर कण होंगे उनकी कणों की तुलना में अधिक होती है। जैसे मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, क्या सारे बच्चे टॉपर नहीं आएंगे ना? कुछ ही बच्चे जो टॉपर बनेंगे, जो जिसको ज्यादा पढ़ना आता है, ज्यादा याद आता है, ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो वही ना, वही टॉपर बनेगा, तो वही जल्दी नंबर गेन करेगा ज्यादा। और जो नीचे बेचारे हो, वो बेचारे मुंह लटका के बैठे हैं, यार मेरा नंबर नहीं है, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लड़कियां सोचती हैं मैं पढ़ता हूँ, पढ़ती भी हूँ, मुझे याद नहीं होता, मैं भूल भी जाती हूँ। ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ना है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सपना पूरा होगा सबका। ठीक है, तो देखिए समझ में आया कि मतलब कि जो जल है उसके जो पार्टिकल्स है, जो ऊपरी वाले सतह पे पार्टिकल्स होते हैं, वह जल्दी वाष्प बन के उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं उससे ज्यादा कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ए सतही कण, क्या बोलते हैं? सतही कण, मतलब सतह पे रहने वाले कण। ए सतही कण अपने बीच के आकर्षण बल को पार कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच स्थान थोड़ा सा कम होता है तो बल लगेगा ना। जैसे ये हीट पाएंगे, ऊपर से हीट पाएंगे, तो ये आप हीट पाएंगे तो वो हीट आकर्षण बल से जुड़े हैं, तो हीट उसको तोड़ेगी, धीरे धीरे कणों को तोड़ेगी, तो टूट जाएंगे, तो वो कण आपस में उड़ जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ये सतही कण अपने बीच के आकर्षण बल को पार कर, मतलब आकर्षण बल खत्म हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं। इसीलिए वाष्पीकरण एक सतही घटना है। कैसी घटना है? सतही घटना है। इसीलिए कहते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही घटना है, मतलब सतह पे ज्यादा वाष्पीकरण होगा, क्योंकि सतह के कण जल्दी वाष्प बन के उड़ जाते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे लिख, क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला क्या कारक क्या है? सतही क्षेत्रफल। अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसको ध्यान से समझना। जैसे देखिए उदाहरण क्या है, सुखाने के लिए कपड़ा डालते समय हम उसे फैला देते हैं। कभी आपने सोचा है? आप मान लो कपड़ा धुल के गए और इसे जल्दी जल्दी में फैला दिए, फैला दिए, तो जल्दी नहीं सूखने वाला। क्यों? क्योंकि कपड़ा को सुखाने के लिए उसका क्षेत्रफल ज्यादा करने पड़ेगा। इसका मतलब वहीं पे मेरी मम्मी आई, मम्मी को अच्छा लगा मेरी बिटिया या लड़की लड़का ये कपड़ा फैलाए, सही से आता नहीं, थोड़ा डांट लगाई, फिर इसको थोड़ा सा कपड़ा मम्मी हमारी फैला देती है, कपड़ा फैला देती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, मतलब कपड़ा ने ज्यादा क्षेत्रफल कवर किया, ज्यादा दूर कवर किया। तो जैसे दूर कवर किया तो कपड़ा के जो अंदर जल होता है ना, उसके जल के, कपड़े के अंदर जल के पार्टिकल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, तो वे पार्टिकल्स जैसे उसका स्पेस बढ़ा, तो अब भाई एयर में भी, हवा में भी तो कण है ना, प्रेजेंट है, हवा में भी तो हवा के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वहां ऊपर से हीट आई, वो ठंडक है, तो वो दूसरे को एब्जॉर्ब करके सुखा देती है, तो इसीलिए हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इसीलिए अब ध्यान रखना, वाष्पीकरण से आप सीख जाना, जब भी आप कपड़ा फैलाना, थोड़ा से उसको स्पेस देकर, मतलब दूर थोड़ा से उसको सतह पे क्षेत्रफल उसको बढ़ा देना, तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अब मान लो ऐसा कपड़ा नहीं सूखता, तो हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं, क्या करते हैं, घर में कपड़ा ले आए, खाट रखे वहां पे, कपड़ा डाल दिया और पंखा चला दिए,
कपड़ा डाल के फैला दे, पंखा चला देते हैं, फिर कपड़ा सुबह होते हुए सूख जाता है ना, ऐसा भी करते हैं, करे होंगे ना, हम भी करते हैं। तो मान लो कि जैसे वहां पे मैंने कपड़ा डाला, ठीक है, फिर पंखा चलाया, तो कपड़ा मेरा ठंडा है, कपड़ा में क्या होते हैं, जल के पार्टिकल्स हैं, कण है ना, तो हवा चली, टेम्परेचर आया, टेम्परेचर तापमान हुआ, तापमान थोड़ा बढ़ा ना, तो जैसे तापमान बढ़ा तो हवा में तापमान बढ़ा, तो वैसे हवा के जो पार्टिकल्स हैं, जो कपड़े में जल के पार्टिकल रहेंगे, उनको उड़ा ले जाएगा, तो उनको उड़ा ले जाएगा और मेरा कपड़ा सूख जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगला, दूसरा क्या है एग्जाम्पल, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, आपने तापमान बढ़ाया, मान लो आप ज्यादा धूप में ले गए किसी चीज को, वहां पे ज्यादा धूप है, कहते ना यहाँ धूप बहुत तेज निकली है, यहाँ पे कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, तो इसका मतलब आपने तापमान बढ़ाया, तापमान आपने ज्यादा किया तो वाष्पीकरण ज्यादा हो गया, जल्दी वाष्पीकरण हो जाता है। किसी को जल्दी कपड़ा सुखाना रहता है, कहते हैं जहां धूप निकली वहीं पे जल्दी कपड़ा डाल दो, सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि यार वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाष्पिक वहां पे तापमान ज्यादा है। समझे? अगला, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको ह्यूमिडिटी। अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आर्द्रता ज्यादा रहेगी तो वाष्पीकरण कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि आर्द्रता, नमी स्थान, ये ऐसा स्थान नमी स्थान, क्योंकि मान लो कि आपको जैसे पसीना आता है, जैसे मान लो किसी को पसीना आता है, आपको पसीना आता है, तो अगर पसीने के पार्टिकल्स वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जाएंगे, तो ऊपर ऊपर क्या हवा के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, वायु में भी प्रेजेंट है ना, उसमें भी पानी होता है, पानी की मात्रा होती है ना, तो अगर पसीने को उड़ाएगा, तो अगर पसीने को धीरे धीरे, मतलब आर्द्रता अगर वहां पे कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, लेकिन वहीं पे आर्द्रता ज्यादा है तो मतलब वाष्पीकरण कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जमीन में भी तो पार्टिकल्स है ना, जमीन में भी तो, जमीन के भी जो पार्टिकल्स हैं उनको भी तो ऊपर ले जाना है, इसीलिए क्या होता है कि आर्द्रता कम हो, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाए, क्योंकि नीचे वाले भी पार्टिकल को वाष्प बनाना है। क्लियर हुआ? अगला, चौथा कंसेप्ट क्या है, हवा ज्यादा है, एयर ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा। स्वाभाविक सी बात है, ओ हवा बहुत तेज चल रही है, कपड़ा डाल दो, कपड़ा डाल दो, सूख जाएगा, क्योंकि हवा चल रही है, क्योंकि जो हवा के पार्टिकल्स हैं वह कपड़े के अंदर जो जल के जो पार्टिकल्स हैं उनको उड़ा ले जाएगी अपने साथ। ओ चलो मेरे साथ चलो तारों के शहर में। तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनको वाष्पीकरण के कारण हवा के पार्टिकल्स जल के पार्टिकल्स को उड़ा ले जाते हैं, इसीलिए हवा जहां तेज बहेगी वहां वाष्पीकरण ज्यादा है, इसलिए हम लोग पंखा चला देते हैं, पंखा तेज चलता रहता है और कपड़ा सूख जाता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, जल वाष्प के कण, जो अभी मैंने यहाँ पे हवा के जो कण है, उड़ हवा के, जो हवा ज्यादा रहेगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जल वाष्प के कण जो है हवा के साथ दूर चले जाते हैं, मतलब कि जो उस जल में पार्टिकल्स हैं उसके हवा के साथ दूर चले जाते हैं, तेरा मेरा कोई न वास्ता, चलो दूर चलते हैं, है ना, दूर चले जाते हैं ना, जिससे आसपास क्या होता है, जिससे आसपास के वातावरण में जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है, तो जो आसपास का जो वातावरण है उसमें जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए वे कपड़े सूख जाते हैं, मतलब हवा के कारण वो कण पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। समझ गए? तो अगला है पॉइंट, वाष्पीकरण से ठंडक कैसे उत्पन्न होती है? वाह, ऐसा भी है क्या कि हमें वाष्पीकरण से ठंडक भी महसूस होगा? चलिए देखते समझते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण से ठंडक फील होगा। देखिए, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। वातावरण शीतल मतलब ठंडक हो जाता है। मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब हो रही है उस दौरान क्या होगा, लुप्त हुई ऊर्जा, जो मतलब कि ऊर्जा गायब है, को पुनः प्राप्त करने के लिए, उसको पुनः प्राप्त करना है, ऊर्जा उसे लेना है, तो द्रव के जो कण है, द्रव के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स रहेंगे, अपने आसपास के वातावरण से, मतलब कि अपने आसपास के बगल से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, मतलब कि अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस अवशोषण के कारण ही वातावरण शीतल हो जाता है, वातावरण ठंडा हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, अभी समझ में आएगा। देखिए, देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे पहला पसीना आना, पसीना आपकी त्वचा से वाष्पित होकर ठंडक उत्पन्न करता है। ध्यान से समझना, जब हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी को पसीना आता है, तो जब हमारी बॉडी से हीट निकल रही है, मतलब पसीना निकल रहा है, और हमारी बॉडी पे पानी पानी टाइप का लगता है कि नहीं, ऐसे आसपास करो पानी पानी टाइप का, तो हमारी बॉडी पे जो पसीना ऊपर है, वो पसीना हमारी बॉडी के अंदर से हीट को ले रहा है, हीट को खींच रहा है, तो ऊपर पसीना थोड़ा ठंडा रहता है, ऊपर वाला आ गया तो, क्योंकि एयर में आ गया ना, तो एयर में पार्टिकल ठंडा रहेंगे, तो उस ऊपर वाला ठंडा और बॉडी से अंदर
अब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो हीट को जब अब्जॉर्ब कर लेता है ठंडक, और ऊपर ठंडा है तो मिल के अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी ठंडक फील होता है। इसीलिए जब पसीना आता है तो उसके बाद, पसीना आने के बाद थोड़ी देर हमारी बॉडी में पंखे बैठ जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, ठंडक फील आता है ना, ठंडक फील आता है कि नहीं। मतलब ये हुआ कि जब आपको पसीना आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब पसीना जब आएगा, मेरी बॉडी में पहले पसीना आ गया, अब वही पसीने, वही पानी, वही पार्टिकल्स है ना वो, तो अब बॉडी के अंदर से खींचेंगे हीट को, बॉडी के अंदर से खींचेंगे हीट को, तो जब खींचेंगे तो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर लेंगे, तो हमारी बॉडी को ठंडक फील कराते हैं, ठंडक फील कराते हैं। समझ में आया कि नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मिट्टी का घड़ा, जिसे बोलते हैं मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। सबके कई कई सभी के, अक्सर सभी के घरों में मैंने देखा है यार, गर्मियों में क्या होता है, सब लोग मिट्टी का घड़ा लगते हैं, मतलब देसी फ्रिज जिसको बोल सकते हैं, देसी फ्रिज आ गया भाई, मेरा देसी फ्रिज, मेरे घर में देसी फ्रिज, मिट्टी का घड़ा रखते हैं, जो कि सीमेंट विमेंट का बनता है, वो मिट्टी का बनता है, ठीक है। तो आपने कभी ऐसा फील किया है कि जब आप मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं, तो आप भर के पी लेते, वाह भाई ठंडा पानी है, लेकिन आपने आज तक क्या सोचा था यार कि भैया इसमें पानी ठंडा क्यों हो जाता है, कभी सोचा था? नहीं ना। अब समझना ध्यान से, जब हम मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं, ठीक है, तो मिट्टी का घड़ा जो है मिट्टी का बना होता है, ध्यान सुनना, मिट्टी का बना होता है। फिर उसके बाद जो मिट्टी का बना है, अब जो मिट्टी का बना है, तो उसके ऊपर ऊपरी परत पे थोड़े थोड़े पोल्स होते हैं, थोड़े थोड़े होल होते हैं, उस घड़े पे थोड़े थोड़े होल होते हैं। तो उस घड़े से मिट्टी, उस घड़े से जो पानी है धीरे धीरे उस होल से बाहर आएगा, तो जो पानी धीरे धीरे होल के कारण ऊपर आ जाता है, जब आप घड़े को स्पर्श करते हैं ऐसा लगता है कि पानी स्पर्श ऊपर आए, तो जो पानी ऊपर आया है वो पानी घड़े के अंदर जो पानी उससे हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, हीट को खींचेगा, तो जैसे हीट को खींचेगा ऊपर आ जाएगी हीट, एक दूसरे को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। ये सब किसके कारण हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण हो रहा है, तो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। एक एग्जांपल और समझाता हूँ, जैसे कहते हैं नहीं कि गर्मियों में यार कॉटन का कपड़ा पहनिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्मियों में हम कॉटन का कपड़ा इसलिए पहनते हैं तो क्योंकि कॉटन पे बारीक, बहुत बारीक बारीक सा थोड़ा थोड़ा सा होल होता है, होल, तो जब मुझे पसीना आता है बॉडी से तो होल के थ्रू ऊपर आता है, तो जो पसीना आएगा तो बॉडी के अंदर से वो पसीना हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और हमें ठंडक फील कराता है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हम लोगों के साथ अक्सर होता है जब हमें कभी बुखार आ जाता है, तो जब बुखार आ जाता तो हमारी मम्मी क्या होती है कि एक रुमाल लेंगी या टॉवल लेंगी, उसको भिगोएंगी, पानी से भिगोएंगी, पानी भिगो ली तो पानी को भिगोकर हमारे माथे पे रखती हैं, तो धीरे धीरे हमारा बुखार ऐसा होता है उतरने लगता है, बुखार कम हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब देखिए मान लो कि हमारी बॉडी कैसी है, बुखार है, हीट है ना, हीट है, टेम्परेचर हाई है बॉडी का, तो जैसे हमारी मम्मी ने रुमाल भिगोकर पानी को रखा, तो पानी में पार्टिकल्स हैं, ठंडे पार्टिकल्स हैं, तो वे पानी के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के हीट को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, पानी के पार्टिकल्स उस बॉडी को हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बॉडी को हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, तो जो बॉडी है बुखार आया है उसको ठंडक फील होगा, तो बॉडी धीरे धीरे बुखार धीरे धीरे थोड़ा बड़ा उतरती चली जाती है। ये सभी किसके कारण हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कभी गर्मी में होता है अक्सर हमारे मम्मी पापा क्या होता है, द्वार जब बहारते हैं, बाहर बहार देते हैं, तो वहां पे पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि ठंडक फील आए, ठंडे से थोड़ा ठंडा ठंडा लगे, फिर झाड़ू लगा देते हैं, ऐसा होता है ना। तो जब मिट्टी क्या है, मिट्टी में उस धरती पे क्या होता है कि हीट रहता है ना, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, जैसे हम पानी उस पर डालते हैं तो टेम्परेचर हाई, पानी गया ठंडक पाया, तो एक दूसरे को ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करके वो वाष्पित हो जाते हैं, तो जमीन ठंडी हो जाती है, हमें ठंडक सा फील होता है। तो क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया। तो ये रहा मेरा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, पढ़ने में मजा आया कैसा लगा। तो मिलेंगे एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।